इलेक्ट्रिकल मशीन के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप में से कई स्टूडेंट्स CSVTU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के जो हमारा ये लेक्चर सीरीज़ होने वाला है आज से स्टार्ट है। आज है 26 मई, आज की तारीख है 26 मई और आज से कंटिन्यू डेली आपको एक एक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट को, आप उसे एक रिक्वेस्ट माने या इंस्ट्रक्शन माने। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो लेक्चर्स मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। चूँकि ये फ्री है, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी फीस नहीं लग रहा है, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का कोशिश करिए। सबसे पहली बात कि आप प्रिपेयर करिए एक सेपरेट कॉपी। आप अपनी एक सेपरेट कॉपी आज से ही प्रिपेयर कर लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए। फिर प्रिपेयर करिए नोट्स, ठीक है। मेरे जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते हुए अपने सेपरेट नोट्स बनाइए और वो नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। आपको वो चीज़ लाइफ टाइम काम आने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जब कभी भी कुछ भी चीज़ आपको समझनी होगी मशीन से संबंधित, तो ये जो आपका वीडियो लेक्चर है वो काम आएगा ही। लेकिन अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मेरा जो ये लिख करके इस तरीके का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते जाएं और आपको पता चले कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। और इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जो गलत अफवाह है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, वो ये है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैंने इसको बहुत आसान समझा है, मुझे ये बहुत आसान लगता है। ये आसान मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं हमेशा से इसको समझने का कोशिश किया हूँ। इसमें कभी भी मैं इसको रट्टा मारने की कोशिश नहीं किया हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कभी रट्टा ना मारें और आप हमेशा इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। मेनली हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहला जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे कि आपके SSC JEE, ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है CSPDCL है, ऐसे ही बिहार में एग्ज़ाम निकलता है BPCL, और अदर स्टेट्स में निकलते रहते हैं, जैसे UP TCL का निकलता रहता है, MP का निकलता रहता है, महाराष्ट्र का निकलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम निकलते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ में कुछ PSUs के एग्ज़ाम होते रहते हैं, पावर ग्रिड, PGCIL, ठीक है। उसके बाद आपके NTPC, सेल, इस तरीके के जो PSUs हैं वो सब भर्ती करते रहते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री। इस तरीके से सब में जो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट होते हैं उसके लिए आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। मशीन में लगभग 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में इन सब एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। ये मशीन का मैं बता रहा हूँ, मशीन में इससे ज़्यादा ही आते हैं। ट्रांसफार्मर में जो अभी हम स्टार्ट करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं लेक्चर सीरीज में ट्रांसफार्मर पहले ख़त्म करूँगा, फिर बाकी DC मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन को ख़त्म करूँगा। तो ये हमारा प्लान है। साथ में दूसरे जो बच्चे होते हैं वो हमारे CSVTU यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भिलाई, या फिर RGPV, ठीक है, या अदर स्टेट के किसी पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, ठीक है, या BE या BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बहुत डीप में क्लियर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर सीरीज़ जो हमारा बना हुआ है, ये लेक्चर सीरीज़ आपके इन दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के काम आएगा। साथ में कुछ फैकल्टीज़ भी इसका यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स मैं इसमें कवर करूँगा और उनको बार बार प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन का नाम सोच के हमको क्या याद आता है? मोटर्स, जनरेटर्स। आपके घरों में फैंस होंगे,
ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं हमारे घरों में मशीन्स के, मोटर्स के? वाटर पंप्स होते हैं, वाटर पंप, ठीक है। और क्या होता है? फैन होते हैं, कूलर्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके मोटर्स हैं, मशीन्स हैं। ग्राइंडर मशीन होती है, ठीक है। एसी होता है, सभी क्या है आपके? फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? ये सभी मशीन्स हैं जो आपका काम आसान बनाती हैं। इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, वो है क्या चीज़? तो सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई से, एसी सप्लाई से चलते हैं, सभी इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलते हैं। और ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सब के बारे में हम इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन बता देता हूँ मशीन के बारे में। मशीन को, इलेक्ट्रिकल मशीन को दो नाम से जाना जाता है। एक है आपका जनरेटर, ठीक है, और दूसरा है मोटर। आप सभी को पता होगा कि जनरेटर क्या होता है और मोटर क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जनरेटर एक ऐसा मशीन है, एक टाइप का मशीन है जो एक इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, ठीक है। इसके जो इनपुट होती है, इस इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी टॉर्क से रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, रोटेशन से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होता है, ठीक है, इस तरीके के यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाना होता है तो उस समय मशीन जो यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर। फिर मोटर, मोटर में जो इनपुट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो आउटपुट यूज होता है ये होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर पंप, फैन या कूलर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इसमें से मोटर कौन कौन से हैं? ये सभी आपके मोटर हैं, एक भी इसमें से जनरेटर नहीं है। जनरेटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, जैसे कि पावर प्लांट्स में, पावर प्लांट्स, ठीक है। और इसका यूज़, मोटर का यूज़ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आप साथ साथ ये नोट भी करते जाइए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आगे आपका नोट भी प्रिपेयर होता जाएगा। रिवाइज करने के लिए एग्ज़ाम से पहले आप इसको यूज़ कर पाएंगे। कभी भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबको एक ही टाइम पर रिवाइज करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो नोट्स वहाँ पे काम आते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, आप बनाते जाइए नोट्स, साथ ही साथ आपको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आता जाएगा। अब हमने इसको क्लासीफाई कर दिया जनरेटर और मोटर में, ठीक है। इसके बाद और इसके जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर मशीन या तो जनरेटर है या फिर मोटर है, लेकिन उसके अलावा इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है वो होता है स्टेशनरी मशीन, स्टेशनरी, और दूसरा होता है रोटेटिंग। तो स्टेशनरी मशीन वो मशीन होते हैं जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता और जिसका स्पीड 0 होता है। रोटेटिंग मशीन वो होते हैं जिसमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं और इसका कुछ ना कुछ एक स्पीड होता है जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मशीन अब दो भागों में बट गया है, जिसमें पहला टाइप है स्टेशनरी मशीन और दूसरा है रोटेटिंग मशीन। स्टेशनरी मशीन में ऐसे मशीन आते हैं जिसमें रोटेशनल पार्ट्स नहीं होता, तो आप सभी को पता है वो क्या है, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा मशीन या यूं कहें डिवाइस है जो कि
जिसमें रोटेशनल पार्ट नहीं होते और जिसकी स्पीड 0 होती है। अब जो रोटेटिंग मशीन है इसमें 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू सप्लाई है ना। सप्लाई किस टाइप का है, एसी है या डीसी है, उसके बेस पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक है आपका डीसी मशीन और दूसरा है एसी मशीन। जिस मशीन में जो सप्लाई है वो अगर एसी टाइप की है और तो वो क्या है, एसी मशीन है, और जिसमें सप्लाई डीसी टाइप का है वो डीसी मशीन है। अब डीसी मशीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उतने डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको बस मैं नाम बता देता हूं कि क्या क्या नाम है। इसमें जो पहला नाम है वो है सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो होता है, ये जो टाइप इस टाइप का मशीन होता है वो सिंगल होता है, इसका कोई दूसरा टाइप नहीं है। लेकिन जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होते हैं इनके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इनके टाइप्स क्या क्या हैं, सीरीज सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, दूसरा शंट सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, एंड थर्ड है कंपाउंड जिसमें शंट और सीरीज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब जो हमारे एसी मशीन है उनको अकॉर्डिंग टू स्पीड क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू स्पीड, ठीक है। इस मशीन के घूमने की स्पीड जो है, रोटेशनल स्पीड है, उसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है एसी मशीन्स को, जिसमें 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस एसी मशीन्स वो होते हैं जिनका रोटेशन स्पीड कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। एसिंक्रोनस मशीन वो होते हैं जिसमें उनका स्पीड कांस्टेंट ना होकर के क्या होता है, वेरिएबल। तो सिंक्रोनस मशीन जिस स्पीड पर कांस्टेंट वर्क करते हैं उस स्पीड को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। इसको ns से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 120f/p। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन में। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसके उतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आपको बस सिंपली बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, नाम बस बता रहा हूँ। फिर सिंक्रोनस मशीन में 2 टाइप के हैं। पहला है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, और दूसरा है 3 फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, पहला है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मशीन और दूसरा है 3 फेज इंडक्शन मशीन। तो इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का ये क्लासिफिकेशन होता है, इस तरीके का। और आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, ये हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस। जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं अपनी लेक्चर सीरीज में, उस सिलेबस को देखेंगे क्या क्या उस सिलेबस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर सिलेबस एनालिसिस, ठीक है। देखिए, जो मेरी वीडियोस अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वीडियो का जो साइज है बहुत कम है, मैंने बहुत कंप्रेस करके डाला है, जिससे आपका 100 से 150 MB तक का ही डेटा जाएगा। तो आप इसको पूरा देखिए अच्छे से, 360 पिक्सल का सेटिंग कर लीजिए, आपको डेटा की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। 100-150 MB ही जाएगा आपका। चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिलेबस एनालिसिस। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बेसिक्स को पढ़ेंगे, बेसिक्स या यूं कहें फंडामेंटल्स।
ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ उसके जो बेसिक्स हैं, ठीक है, फ्लक्स, ठीक, परमिएबिलिटी, उसके बाद आपकी जो मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, लॉज, जो नियम उसमें काम आते हैं, लॉ एसोसिएटेड, ये सब हम उसमें बेसिक्स में पढ़ेंगे। साथ में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, साथ में आपके फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये सभी आपके बेसिक्स में आएंगे। लेंज लॉ होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है लेंज लॉ, ये सब भी बेसिक्स हम बताएंगे। फिर जो कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स में डॉट नोटेशन होता है, डॉट नोटेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसफार्मर के सिलेबस के लिए। तो इस तरीके से लगभग आपके सारे बेसिक्स मैं पहले क्लियर करूंगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी के ऊपर बेस है, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल, है ना, ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा सिलेबस में, उसमें आएगा ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि नेसेसिटी क्या हुई ट्रांसफार्मर की, नेसेसिटी क्या है, ठीक है, नेसेसिटी को समझेंगे। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। फिर इसके कुछ टाइप्स को देखेंगे, है ना, बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होगा। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। फिर देखेंगे हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इसी में हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन, इसका ईएमएफ इक्वेशन डेरिवेशन करेंगे प्लस न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा फेजर डायग्राम्स के ऊपर, फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड एंड नो लोड, ठीक है। इस तरीके से ऑन लोड नो लोड पर ऑपरेशन देखेंगे और उसका भी फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। वो सिखाऊंगा आपको एकदम अच्छे से कि किस तरीके से फेजर डायग्राम बनाया जाता है, होता क्या है फेजर डायग्राम, क्या उसका यूज है, ये सब हम अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे। फेजर डायग्राम समझ में आया तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत आसान हो जाता है। पावर फैक्टर देखेंगे ट्रांसफार्मर का, रेटिंग देखेंगे क्या होती है इसकी रेटिंग, इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे लॉसेस और एफिशिएंसी। लॉसेस और एफिशिएंसी को देखने के बाद डिफरेंट टेस्ट देखेंगे, टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, ठीक है। लॉसेस को फाइंड करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, एससी टेस्ट एंड ओसी टेस्ट। और भी दूसरे टेस्ट होते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में, और ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद हम देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर।
ठीक है, आप लोगों ने भी ये नोट कर लिया होगा। अब हम आज के जो अपने टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारा सिलेबस एनालिसिस है। ठीक है, हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर में आते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। साथ में CSV2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर आता है। 30 मार्क्स प्लस 3 फेज का 10 मार्क्स। ठीक है, तो उनके 100 मार्क्स के पेपर में 40% जो सिलेबस है इसी टॉपिक पर है, ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, इसमें एक मेरा छूट गया, ये था पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफार्मर, कि पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है इनका, उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे SCOC टेस्ट का। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस है ट्रांसफार्मर का, जिसको हम अपने लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लक्स, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक सर्किट, लॉ एसोसिएटेड, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शंस हैं, ठीक है, फिर लेंज लॉ है, फिर कॉइल डॉट नोटेशन है। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन को भी आपको बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर आपको एक बार ऑनलाइन टेस्ट देना होगा शाम में डाउट डिस्कशन के लिए। 9 से 10 का टाइम है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। बेसिक्स में मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से। मैग्नेट तो आपको सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें कि एक कोर होता है। ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, ये आयरन भी हो सकता है, ये आपका आयरन तो मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम वगैरह हो सकता है जिसमें नॉन मैग्नेटिक हो, उस तरीके का कोर होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम बना रहे हैं इसमें नॉन मैग्नेटिक हो लेकिन उसकी परमेबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, यहाँ पर जो नॉन मैग्नेटिक का वर्ड मैंने यूज़ किया है, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जो कोर यूज़ करते हैं वो मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसकी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है आसानी से क्या हो सके, क्या किया जा सके, इसको मैग्नेटाइज किया जा सके, चुंबकत्व इसमें डाला जा सके, है ना, चुंबक के गुण इसमें डाले जा सके, और इसमें वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें वाइंडिंग की जाती है, एक वायर वाउंड किया जाता है। अब ये जो वायर वाउंड हुआ है इसमें हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। अभी मैं DC सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बैटरी। जब मैं इसमें DC सप्लाई कनेक्ट करता हूँ तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है इस वायर में, और करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से बन जाता है। क्लियर है, करंट का डायरेक्शन ऐसा बनने से, ठीक है, इसके बीचों बीच, ठीक है, या इसके जो एंड होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर पोल क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जो पोल का डायरेक्शन होता है या जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के चारों तरफ, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होता है, उसका क्या रूल है, डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, पोल किधर N होगा किधर S होगा, वो फाइंड करने के लिए एक नियम है एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखिए, ये हाथ आप ले लीजिए, अपना राइट हैंड ले लीजिए, और राइट हैंड पर देखिए कि ये जो वाइंडिंग्स है, ठीक है, ये जो वाइंडिंग्स यहाँ पे लपेटी गई हैं, वो वाइंडिंग के फॉर्म में आप अपनी चारों उंगलियों को करिए इस तरीके से। जो वाइंडिंग का फॉर्म होता है ऐसा, इस तरीके से। तो आपकी जो वाइंडिंग गई है देखो कैसे गई है, इस तरीके से गई है। तो ऐसा ले लिए हाथ और अंगूठा बाहर निकाल लीजिए। तो ये जो अंगूठे का डायरेक्शन है, अगर करंट का डायरेक्शन आपकी चारों उंगलियों की डायरेक्शन में है, तो ये अंगूठे का डायरेक्शन आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
समझ में आई बात। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अंगूठा बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अंगूठा बताता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स है उसका डायरेक्शन ये दे देता है। ये किधर है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में है। तो आपको ये पता होगा कि कोई अगर मैग्नेट है आपके पास और उसका पोल N इधर है और S राइट साइड में है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट से बाहर की तरफ आती हैं वो N से निकलती हैं और S में अंदर जाती हैं। तो N से निकलेगी और S में अंदर जाएगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर S से N की तरफ जाती हैं। इस तरीके से होता है, आप सबको पता होगा, ये मैग्नेट में होता है। अब जो मैग्नेट है उसके बीचों बीच, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत हाई होता है, उसके पोल एंड्स के पास बहुत हाई होता है, लेकिन उसके मिडिल पार्ट में बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। यहाँ पर बहुत डेंस होती है लाइंस, ठीक है। तो आपको पहले मैंने बताया एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, उससे हमने डायरेक्शन निकाल दिया। तो अब यहाँ पे पोल मार्क कर सकते हैं, पोल मार्क करेंगे जहाँ पर फ्लक्स निकल रही है। तो यहाँ पे फ्लक्स आउट हो रहा है, तो इसको हम पोल मार्क करते हैं N और इसको करते हैं S। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमेशा आपको काम आएगा, हर चीज़ में काम आएगा मशीन के। तो ये आपको सबसे पहले समझ लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स का डिनोशन किया जाता है फाई से, FLUX, इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है। ये फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स कुछ नहीं है, जैसे कि आपके जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में जितनी भी फ्लक्स लाइंसेस जा रही हैं, ठीक है, ये जो लाइन जा रही हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। क्या बोलेंगे इनको, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। जो मैग्नेट से N पोल से निकल करके S पोल में जाती हैं, ये जो लाइंस है, ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। मतलब इन लाइंस के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो उस पर इस मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है, ये उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। अगर वो सेम पोल है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट पोल है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है आपके मैग्नेटिक फोर्स लाइंसेस के कारण। तो जो डेंसिटी होती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की, या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को सम अप कर दें, जैसे यहाँ पर कितनी लाइंस जा रही हैं पर यूनिट एरिया में, ठीक है, कितनी लाइंस जा रही हैं पर यूनिट एरिया में, कितनी लाइंस जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लक्स जो है हमारा, यह है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कितनी मैग्नेटिक लाइंस जा रही है उसका जो नंबर है दैट इज फ्लक्स, यही फ्लक्स है, ठीक है। अब इस नंबर को हम पर यूनिट एरिया में निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया ले लेता हूँ। अब मुझे निकालना है यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस है उसका नंबर क्या हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कितनी है, फाई फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस डिवाइड बाय वो एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर लिया एरिया, तो ये डेंसिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से, जिसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है B का, मतलब फ्लक्स डेंसिटी का और फ्लक्स का, वो यहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम एक मैग्नेटिक सर्किट की, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जैसे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का पता है, जिसमें क्या होता है, करंट होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है, करंट होगा और वोल्टेज होगा और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाई करने के कारण आपका करंट फ्लो होता है, और करंट का जो अपोज करता है वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट के फ्लो का अपोज करता है रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट का बताता हूँ कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। मैग्नेटिक सर्किट में होता है MMF, वोल्टेज के जैसा क्या होता है MMF, जिसके कारण क्या होता है,
फ्लक्स सेटअप होता है, इसमें फ्लो नहीं होता, इसमें क्या होता है, सेटअप। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्या होता है, फ्लो होता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ के कारण फ्लक्स सेटअप होता है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऐसी सेटअप हो जाती हैं। और इन मैग्नेटिक लाइंस के पाथ में जो रेजिस्टेंस आता है, जो चीज है ना इस मैग्नेटिक लाइंस के सेटअप होने को अपोज करती है, वो क्या होता है बताइए, वो होता है रिलक्टेंस। आर की तरह ही लिखते हैं इस तरीके से, ये होता है रिलक्टेंस। क्या, रिलक्टेंस, मतलब कि फ्लक्स के सेटअप होने का जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस, और करंट के फ्लो होने का जो अपोज करता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया है, फ्लक्स जान लिया है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। और हमने रिलक्टेंस जान लिया कि वो क्या करता है, फ्लक्स का अपोज करता है, वो क्या है, रिलक्टेंस है। और फ्लक्स डेंसिटी जान ली है। अब हम जानेंगे एमएमएफ के बारे में कि एमएमएफ क्या होता है। एमएमएफ होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ होता है आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसका जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है, एम्पियर टर्न में होता है। जनरली इसको एम्पियर में ही बताते हैं अगर टर्न सिर्फ एक है तो एमएमएफ जो होता है ये जो फ्लक्स हमारा सेटअप हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कितने टर्न्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्न, मतलब कितने बार ये यहाँ पे वाउंड हुआ है, तो इसमें 6 टर्न है, टर्न 6। और मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, तो करंट क्या हो गया, 2 एम्पियर। तो एमएमएफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 × 2 मतलब कि 12 एम्पियर टर्न। ये आपका एमएमएफ हो जाता है। और जो इसके बीच का रिलेशन होता है, जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो रहा है, ये फाई, ये फ्लक्स की जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होगा, ठीक है। और एमएमएफ आपका 12 है, ठीक है। और जो रिलक्टेंस होता है ये होता है L/μA, ये आपको याद रखना है। L होता है इसका लेंथ, ठीक है, स्कोर का लेंथ है। एरिया स्कोर का एरिया है, और म्यू है उस कोर की परमिएबिलिटी। म्यू क्या होती है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी मटेरियल की कैपेबिलिटी या एबिलिटी, मटेरियल की एबिलिटी, क्या करने की एबिलिटी, किस चीज़ की क्षमता, किसी मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की क्षमता, टू बी मैग्नेटाइज्ड, टू बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। कई मटेरियल होते हैं, जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे आयरन है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएंगे। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटाइज ही नहीं होते, ठीक है, बहुत लेट से मैग्नेटाइज होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनकी कैपेबिलिटी मैग्नेटाइज होने के लिए बहुत जल्दी है, जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिसमें फ्लक्स का सेटअप बहुत आसानी से हो जाता है, जिसका रिलक्टेंस बहुत ही कम होता है। फ्लक्स आसानी से सेटअप हो जाता है, रिलक्टेंस बहुत ही कम होता है, तो उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ट्रांसफार्मर में CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स का यूज़ किया जाता है कोर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इस चीज़ का मटेरियल का नाम क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट। सिलिकॉन और स्टील का क्या है, ये अलॉय है, जिसको ठंडा करके रोल किया गया है, ग्रेन ओरिएंटेड किया गया है। तो उसकी जो परमिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे रिलक्टेंस उसका बहुत कम हो जाता है और फ्लक्स आसानी से उसमें सेटअप हो जाता है। तो इस तरीके से जो फ़ायदा होता है इसको सेटअप करने के लिए, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए, वो हाई परमिबिलिटी से होता है। तो परमिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्लक्स का जो फॉर्मूला एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। ये मैग्नेटिक सर्किट का पूरा डिटेल है। इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट है आपका मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ठीक है। इसके किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला बेसिक्स मैंने आपको दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के बारे में, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो आ जाता है ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इसी के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्या यूज़ किया है हमने, डीसी सप्लाई यूज़ किया है, ठीक है। तो हमारा जो फ्लक्स का जो नेचर है वो भी क्या है, डीसी है, और यहाँ पर डीसी सप्लाई यूज़ किया गया। लेकिन मान लीजिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसी सप्लाई। अगर हम एसी सप्लाई यूज़ करते हैं इस तरीके से, ये हमारा कोर है, ये हमारी वाइंडिंग हो जाएगी, और इस पर हम एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। मान लीजिए Vm sin ओमेगा t वोल्ट सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर बनता है 5 फ्लक्स। तो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा, ठीक है, उसका जो नेचर है वही नेचर आपके फ्लक्स का भी होगा। इसका जो नेचर है वही नेचर आपके फ्लक्स का होगा। तो इसका नेचर क्या है, अल्टरनेटिंग है, ठीक है। तो फ्लक्स का नेचर भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो फाई को हम दे सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा φm sin ओमेगा t से। मतलब कि अगर आपका जो वोल्टेज है ये क्या है, साइनोसोडल है, अल्टरनेटिंग है, ठीक है, Vt इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, तो आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग हो जाएगा, सेम आ जाएगा, इसी शेप में इस तरीके से आ जाता है। जो ये मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये होता है φm, और यहाँ पर होता है Vm, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर जो करंट आएगा IT, ठीक है, इसी IT के प्रोपोर्शनल होगा हमारा φt। मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का, वो स्ट्रेंथ जो होगा वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। सेकंड हम चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल में हम ये देखेंगे कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, कैसे इंड्यूस किए जाते हैं मशीन्स में। तो टॉपिक डाल लेते हैं, जनरेशन ऑफ ईएमएफ, जनरेशन ऑफ ईएमएफ, या यूँ कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जनरेशन ऑफ ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ के जनरेशन के लिए, है ना, या उसको क्या करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, इंड्यूस करते हैं, है ना, इंड्यूस्ड। इंडक्शन से अगर इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसको इंड्यूस्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला एक चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा होता है सेट ऑफ कंडक्टर, सेट्स ऑफ कंडक्टर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉइल या फिर वाइंडिंग। ये वो चीज़ होती है जिस पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जिसके इफेक्ट के कारण इसमें इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ। और तीसरा होता है टाइम वेरिएशन और स्पेस वेरिएशन। इसका मतलब मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स में क्या यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होंगे या फिर परमानेंट मैग्नेट यूज़ होते हैं, होता है कि नहीं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होगा या फिर परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है। दूसरा सेट ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वाइंडिंग्स यूज़ होते हैं। सभी मशीन्स में क्या होती हैं, कंडक्टर होते हैं, कॉइल्स होती है, वाइंडिंग्स होती है। अब जो 2 टाइप के हमने मशीन पढ़ाए हैं, ठीक है, एक क्या पढ़ा है आपको,
स्टेशनरी और दूसरा क्या पढ़ाया है, रोटेटिंग। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो ये परमानेंट मैग्नेट से मिल जाएगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलेगा। ये शॉर्ट में लिख दिया PMEM। परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, सेट ऑफ कंडक्टर या फिर उसकी जगह कॉइल या फिर वाइंडिंग यूज कर सकते हैं। ये दोनों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। मेन चीज ये है, ठीक है, टाइम वेरिएशन और स्पेस वेरिएशन को समझना है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास दो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये रेड वाला जो ढक्कन है ये आपका N पोल है और ब्लू वाला क्या है, S पोल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, N पोल से S पोल की तरफ जा रही हैं मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर जा रही हैं, तो अगर मैं बीच में क्या ले आऊँ, एक ये ब्लू पेन है जो मान लो ये क्या है, मेरा कंडक्टर है या वाइंडिंग है, इसको ले आता हूँ। तो हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, सेट हो गया, और दूसरा हो गया सेट ऑफ कंडक्टर, कि सेट ऑफ कंडक्टर क्या हमारा, ये कॉइल वाइंडिंग है। अब तीसरा जो पॉइंट है ये है टाइम वेरिएशन या स्पेस वेरिएशन। तो पहले मैं आपको स्पेस वेरिएशन समझाता हूँ। मान लीजिए ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, इनका जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स है वो इस तरीके से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब ये मान लीजिए मेरा क्या है, कॉइल है या इसकी वाइंडिंग है। तो होगा क्या कि जब इस कॉइल को मैं ऐसा घुमाऊंगा, ये इस तरीके से इसको मोशन करूंगा, तो ये क्या करेगा, जो फ्लक्स लाइंस है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस N से S की तरफ बनी हुई है, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, इस तरीके से बनती हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस यहाँ पे बन गई है मान लीजिए। ठीक है, तो जब मैं इस वाइंडिंग को यहाँ पर ऐसा मूव कराता हूँ, कंडक्टर को मूव कराता हूँ, तो ये क्या कंडक्टर क्या करता है, इस फ्लक्स को क्या करता है, कट करता है। इस फ्लक्स को कट करने के कारण, ठीक है, इसके फ्लक्स लिंकेज में चेंज आता है। ठीक है, इस फ्लक्स को कट करने के कारण इसके फ्लक्स लिंकेज में क्या आता है, चेंज आता है, और उसी के कारण क्या होता है, EMF का इंडक्शन होता है इस कंडक्टर में। समझ रहे हो, ये जो पेन है ये क्या है, आपका कॉइल है या कंडक्टर है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, मतलब उसके पोजीशन में बदलाव कर रहे हैं। और उसके पोजीशन में बदलाव करना मतलब हम स्पेस में है, 3D है, यहाँ पे स्पेस है, तो उसी स्पेस वेरिएशन को ही क्या बोलते हैं, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉइल वाइंडिंग को दो मैग्नेट के बीच में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं स्पेस में। तो वो क्या हो गया हमारा, स्पेस वेरिएशन। तो देखिए तीन चीज़ें हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सेट ऑफ कंडक्टर हो गया, और साथ में क्या हो गया, स्पेस वेरिएशन। तो इस पेन में क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, तो वो जो EMF इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। लिखते जाइए, डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। ये किसकी वजह से हुआ, स्पेस वेरिएशन की वजह से। स्पेस में होने वाले वेरिएशन की वजह से हमारा क्या हुआ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे बना। ठीक है, अभी हम इसके डायरेक्शन पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, इसका डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आपको कौन सा नियम यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करके आप इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना राइट हैंड लीजिए। ठीक है, तो राइट हैंड में आपका ये क्या है, थंब है, ये क्या है, ये 4 फिंगर है, और ये क्या है, मिडिल फिंगर है। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में अगर आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन, तो राइट हैंड में इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन आपको देता है ये मिडिल फिंगर। ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन देगा। और ये जो 4 फिंगर होता है, ये 4 फिंगर होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, ये किस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और ये थंब होता है, ये रोटेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, या फोर्स का डायरेक्शन होता है, या टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए हमारा कंडक्टर था इस तरीके से, और ये कंडक्टर कैसा मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ ये जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, थंब ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, N to S इस डायरेक्शन में, 4 फिंगर के डायरेक्शन में।
तो ये जो मिडिल फिंगर आएगा आपका, ठीक है, इसके नीचे की तरफ आएगा कागज की तरफ, ये जो मिडिल फिंगर आ रहा है इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन ये अंदर की तरफ जाएगा, ये इंड्यूस होगा ईएमएफ इसमें, ठीक है, इस तरीके से होता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्या होता है, ये कंडक्टर हमको दिख ऐसे रहा है लेकिन ये ऐसा रहता है इस तरीके से एक्चुअल में, ठीक है। तो ये होगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बहुत अच्छे से समझिए इसको। इसका यूनिट होता है वोल्ट, लेकिन ये किस में होता है? रोटेटिंग मशीन्स में, रोटेटिंग मशीन्स में होता है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर जिसमें होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये किसके कारण होता है? ये टाइम वेरिएशन के कारण होता है, टाइम वेरिएशन, ठीक है। टाइम वेरिएशन का मतलब ये होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण होता है? टाइम वेरिएशन के कारण होता है। ये जो हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये जो हमारा मैग्नेट है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का रीज़न ये है, मान लो ये कोर है और इस तरीके से इसमें वाइंडिंग गई है, ठीक, और इसमें इस तरीके से वाइंडिंग आई हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, कौन सी? एसी सप्लाई, और इसमें भी क्या देते हैं? एसी सप्लाई दे देते हैं। तो एसी सप्लाई देने के कारण इसमें एसी करंट फ्लो होता है, और एसी करंट के कारण ये करंट जो है इसमें जाता है, किसमें? वाइंडिंग्स में जाता है, जो क्या बनाता है? क्या बनाता है? फ्लक्स बनाता है। यहाँ भी फ्लक्स सेटअप होता है। अब ये जो दोनों फ्लक्स हैं ये आपके कैसे होते हैं? एसी फ्लक्स होते हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होते हैं। और अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब है कि वो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई था जिसके कारण हमारा जो फ्लक्स बना वो इस तरीके से बना, ये हमारा 5T बन गया, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 5m से दे रहे हैं। दिस वन इज पाई एंड दिस वन इज 2 पाई। तो ये जो हमारा फ्लक्स है ये क्या है? अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग मतलब कि अपने आप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस फील्ड में, ठीक है, यहाँ पर जो भी वाइंडिंग होगी, मान लो कोई एक तीसरी वाइंडिंग है हमारी ये, ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है एक कोर के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वाइंडिंग है और ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस वाइंडिंग में क्या होगा? यहाँ पे फ्लक्स आएगा, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स ऐसा मान लो डायरेक्शन है φ1 और इस फ्लक्स का डायरेक्शन है मान लो φ2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, और इस वाइंडिंग में कोई भी सप्लाई नहीं है, मान लो इसका टर्मिनल ये है, तो इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है, तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स जाएगा इस वाइंडिंग के थ्रू, लिंक करेगा ये फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या करता है? लिंक करता है, ठीक है। तो फ्लक्स वाइंडिंग को क्या करेगा? लिंक करेगा, दोनों फ्लक्स। तो वाइंडिंग को जब ये लिंक करते हैं तो क्या देखते हैं कि इस फ्लक्स में क्या है? चेंज है। ये फ्लक्स क्या हो रहा है आपका? चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि ये एसी है, अल्टरनेटिंग है, और कॉइल हमारा क्या है? स्टेशनरी है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और सेट ऑफ कंडक्टर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका फ्लक्स से, और सेट ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग से आ गया। लेकिन अब इसमें क्या चाहिए? टाइम वेरिएशन। इसमें स्पेस वेरिएशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? टाइम वेरिएशन। तो यहाँ पर ये वाइंडिंग हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा है, ये स्टेशनरी है, लेकिन वेरिएशन किस में है आपका? मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो टाइम वेरिएशन को बताता है। यहाँ पे देखिए ω-t, टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है फ्लक्स का। तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि टाइम वेरिएशन के कारण होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यही ट्रांसफार्मर में होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाया ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, माइकल फैराडे नाम था इनका। माइकल फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये क्या है आपका? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब किसी
कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है या मूव किया जाता है, तो उस कंडक्टर पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया जाए, मतलब कंडक्टर आप ले लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करिए, तो भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और मेरा कंडक्टर यहाँ रखा है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड मैंने रख दिए और बीच में कंडक्टर का मूव कर रहा हूँ, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इस कंडक्टर को एज इट इज़ रहने दूँ और मैं क्या करूँ, ये जो मैग्नेट है इसको मूव करूँ इसके चारों तरफ। ठीक है, तो भी वेरिएशन होगा, स्पेस वेरिएशन तो हो रहा है, फ्लक्स कट होंगे ही, तो इसमें कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से फैराडे ने बताया कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसको मूव किया जाता है, उसको स्पेस वेरिएशन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरा कि जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाए, चेंज किया जाए, तो उसका फ्लक्स चेंज होता है और फिर भी कंडक्टर हमारा स्टेशनरी है, तो भी इस कंडक्टर में क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो ये जो मैग्नेट है इसको तो हम घुमा नहीं रहे, ठीक है, ये घुमा नहीं रहे, तो इसकी जगह क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें टाइम वेरिएशन है, जिसका फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने से जो फ्लक्स का लिंकेज है इस कंडक्टर के साथ या इस कॉइल के साथ, वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया, ये फर्स्ट लॉ था फैराडे का। चलिए फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो देखते हैं। सेकंड लॉ में क्या बोलता है फैराडे बताते हैं उसके सेकंड लॉ में कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो सेकंड लॉ में दिया। उन्होंने बोला जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा माइनस चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। ये साई है, साई होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज, मतलब जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जब किसी वाइंडिंग से लिंक करते हैं, मान लीजिए ये मेरा वाइंडिंग है और यहाँ पर क्या है, मेरा एक मैग्नेट रखा हुआ है। अब मैग्नेट से जो लाइंस निकलेगी वो क्या करेंगी, इससे होकर जाएंगी, तो इससे होकर जब ये जाती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, लिंक करना। ठीक है, तो जो फ्लक्स का जो लिंकेज है, ठीक है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस का जो लिंकेज है वाइंडिंग के साथ, उसमें होने वाला चेंज, उसमें होने वाला जो चेंज है, टाइम के साथ होने वाला जो चेंज है, डी बाई डी टी से इसको शो कर रहे हैं, चेंज को डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो मैं दिखा रहा हूँ डी बाई डी टी से। तो फ्लक्स लिंकेजेस में होने वाला चेंज डी डी टी ऑफ फाई, उसमें आ जाता है निगेटिव चेंज। तो ये क्या देता है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को बताता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। अब फर्दर इसको बताया कि जो ये फाई है, फ्लक्स लिंकेज है, ये बराबर होता है एन इंटू फाई के। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है एन यहाँ पर, और फाई क्या है, फ्लक्स। समझ में आई बात। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई को, तो E इज इक्वल टू आता है आपके पास माइनस डी डी टी और ब्रैकेट में आ जाता है एन फाई। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो क्या है आपके कांस्टेंट है, लेकिन फाई जो है वो वेरिएबल होता है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इस माइनस चिन्ह का मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ था वो हमने समझ लिया, क्लियरली हमको पता चल गया। फिर भी अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमारे जो डाउट डिस्कशन क्लास है 9 से 10 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा जो निगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हमको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है देख लेते हैं। जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमको क्या मिला, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला मिला है
वो फॉर्मूले में देखिए माइनस आ रहा है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी आ रहा है। तो ये माइनस का क्या मतलब है, इसका क्या चक्कर है? तो जो माइनस है, ठीक है, वो हमको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इन कॉइल या कंडक्टर। तो माइकल फैराडे ने तो मैग्नीट्यूड दे दिया, लेकिन अब लेंज आए, ठीक है, लेंज आए और उन्होंने बोला कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, कैसे पता लगाएंगे भाई? तो लेंज ने हम अपना जो लॉ दिया, अपना जो नियम दिया, उस नियम की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ कॉइल में, वो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होगी। तो देखिए, जो लेंज लॉ है वो बोलता है इट अपोजेस द चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन द क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन द क्वांटिटी विच प्रोड्यूसिंग इट। मतलब कि जो हमारा लेंज जी थे, उन्होंने बताया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इट मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अपोज करता है, किसका अपोज करता है? चेंज का, ठीक है, किस में होने वाला चेंज? उस क्वांटिटी में होने वाला चेंज जिसने ईएमएफ को प्रोड्यूस किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका फ्लक्स है फाई, ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें होने वाला चेंज, ठीक है, इसमें होने वाले चेंज की वजह से डीडीटी क्या बताता है? चेंज को बताता है। डीडीटी किसको बता रहा है? चेंज को बता रहा है। तो फ्लक्स में होने वाला जो चेंज है उसके कारण ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें चेंज आता है, ठीक है, इस फ्लक्स में अगर चेंज आता है तो हमारा जो ईएमएफ है वो उस चेंज का अपोज करता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा, अपोजेस चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। इसको और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, 0 से 180 तक पॉजिटिव हाफ में है और 180 से 360 तक निगेटिव हाफ में है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है और ये है 270 डिग्री। ये फ्लक्स φt। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स में होने वाला चेंज क्या है? इंक्रीजिंग है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 0 से 90 तक क्या है? इंक्रीजिंग है। तो इसका जो इंक्रीजिंग टाइम है फ्लक्स का, इसके कारण जो हमारा ईएमएफ होगा वो क्या करेगा? इसके चेंज का अपोज करेगा, ठीक है। इसके चेंज में होने वाले को अपोज करेगा, मतलब ये क्या करने की कोशिश करेगा? ई अपोजेस इंक्रीज इन फाई। ई क्या करेगा? फाई में, फ्लक्स में होने वाले इंक्रीज का क्या करेगा? वो अपोज करने लगेगा इस ड्यूरेशन में, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ड्यूरेशन में। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री से 180 में आएगा तो यहाँ पर क्या है? देखिए फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, फाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो ईएमएफ है वो क्या करेगा? क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज करेगा, अपोजेस डिक्रीज इन फाई। मतलब देखो जो फ्लक्स है 90 डिग्री से 180 तक, उसमें क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। ये फाई एम से कहाँ आ रहा है? 0 तक आ रहा है। तो फ्लक्स में हो रहा है चेंज, डिक्रीज हो रहा है हमारा फ्लक्स, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स। तो इस डिक्रीज को अपोज करता है हमारा ईएमएफ। कब? 90 से 180 डिग्री तक। और 0 से 90 तक क्या आ रहा है? हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अपोज करता है। मतलब जो फ्लक्स है वो, जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो फ्लक्स में होने वाले चेंज का क्या कर रहा है? अपोज करता है। तो ये बात हमको यहाँ से समझ में आती है। अब इसके बाद 2 टर्म और हैं, यहाँ पे लेंज लॉ हम समाप्त करते हैं। 2 चीज़ और है। पहला है आपका सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन।
तो ट्रांसफार्मर में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो हमको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कॉइल है, इस तरीके से लपेटा गया है कोर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कॉइल है इसमें मैंने क्या दिया है, सप्लाई दे दिया है, ठीक है। अभी मान लो मैं डीसी सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डीसी सप्लाई दे दिया जिसकी वजह से यहाँ पे करंट आई फ्लो होने लग गया। तो ये जो आई करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये जो आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके फ्लो होने के कारण, ठीक है, इसमें फ्लो होने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा, एक फ्लक्स बनेगा। चलिए यहाँ पे एसी मान लेते हैं, अभी हम लोग एसी ले लेते हैं, एसी सप्लाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा। ये क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे बन गया। अब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे सेटअप होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये इस तरीके से सेटअप हो जाएगा, यहाँ पे पोल्स बन जाएंगे NS इस तरीके से। तो आप ये देखिए कि ये जो फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स है, ये क्या कर रहा है, ये एयर के साथ तो लिंक कर रहा है, बाहर दूसरी वाइंडिंग के साथ तो लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग अभी दूसरी नहीं ली है, तो अभी यहाँ पे एयर है, तो एयर के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। लेकिन ये देखिए ये खुद की वाइंडिंग के साथ भी लिंक कर रहा है, ठीक है। देखिए फ्लक्स इसमें से होके जा रहा है और यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग से, तो खुद की वाइंडिंग के साथ भी क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया फ्लक्स जो कि अल्टरनेटिंग है, और सेट ऑफ कंडक्टर हो गया जो कि ये कॉइल की वाइंडिंग है। तो इसमें भी क्या होता है, टाइम वेरिएशन होता है फ्लक्स में, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। कॉइल में खुद के करंट, एक कॉइल है हमारे पास, इसमें खुद का जो करंट है आई करंट, उसके कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स सेटअप हो रहा है, और उस फ्लक्स के अल्टरनेटिंग होने के कारण उस कॉइल में क्या हो जा रहा है, EMF इंड्यूस हो जा रहा है। तो इस EMF को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड स्टैटिकली, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो कॉइल में दो तरीके के होंगे, एक है हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड स्टैटिकल EMF, ठीक है, स्टैटिक EMF है जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड है। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा ये कोर है, थोड़ा लंबा इसको बना लेते हैं हम लोग। अब इसमें दो वाइंडिंग लगी है, एक वाइंडिंग है, ठीक है, इस तरीके से, और ये दूसरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से। इसका नाम बोलते हैं वाइंडिंग A, और ये है, सॉरी, वाइंडिंग P लेते हैं प्राइमरी, और वाइंडिंग S सेकेंडरी। थोड़ा ट्रांसफार्मर से भी रिलेट करते जाता हूँ तो क्या है, मज़ा आएगा आपको। तो मान लीजिए प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में मैंने क्या लगाया, AC सप्लाई दिया, ठीक है, AC वोल्टेज Vm sin ओमेगा t, और इसमें करंट फ्लो होने लगा I। इसमें करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होगा, और ये फ्लक्स पूरे कोर में सेटअप होगा इस तरीके से। तो ये जो फ्लक्स सेटअप होगा ये क्या होगा, AC फ्लक्स होगा। इसका नेचर कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो ये जो फ्लक्स हमारा सेटअप हुआ है, ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ, इसके कारण ये किसको लिंक कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग को, जिसमें हमने कोई भी सप्लाई अभी कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, इसमें कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं किया है। तो होता क्या है कि इसके लिंक करने के कारण इस सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, देखो इसमें तो EMF इंड्यूस होता ही होता है, प्राइमरी में यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड होता है, EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, खुद के वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होता ही होता है। लेकिन साथ में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो उसी कोर पर लपेटी गई है, उस पर भी EMF इंड्यूस हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड। तो ये वाला जो EMF इंड्यूस्ड है, जो उसी वाइंडिंग में हो रहा है जिसमें हमने सप्लाई कनेक्ट किया, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो EMF क्या कहलाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। और वो वाइंडिंग जिसमें, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स हमने नहीं लगाया है, वो जो हमारा वाइंडिंग है, इसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है, इसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। यही ट्रांसफार्मर में होता है, क्योंकि उसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF होता है। मतलब ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण,
म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसमें भी लिखते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने इसको भी बेसिक्स में कवर किया, आपको बता दिया। इसके बाद होता है डॉट नोटेशन, ठीक है। तो डॉट नोटेशन को मैं अलग से बताता हूँ अच्छे से, ये भी बहुत काम का है ट्रांसफार्मर में। डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन, मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, ठीक है, चलिए ट्रांसफार्मर का ही मैं डायग्राम ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक कोर है, ठीक है, रेक्टेंगल कोर है इस तरीके से, इस पर मैंने वाइंडिंग्स लगाई हैं, ये मेरी वाइंडिंग है, और इस पर मैंने एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और मैंने दूसरी वाइंडिंग भी लगाई हुई है, ये दो वाइंडिंग है मेरे पास, ठीक है। एक में मैंने सप्लाई दिया हुआ है जिसके कारण इसमें करंट आई फ्लो होगा, ठीक है, और ये जो आई करंट फ्लो होगा इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर राइट हैंड एम्पियर राइट हैंड थंब रूल से करंट का डायरेक्शन ये, तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर, तो इस तरीके से फ्लक्स यहाँ पर दोनों वाइंडिंग को क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही, ठीक है, इसको हम P1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं S1 और ये हो जाएगा S2। तो P1 में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, EP1। लेकिन ये जो P1 में इंड्यूस होगा ईएमएफ उसकी पोलैरिटी क्या होगी, जैसा कि वोल्टेज की पोलैरिटी हम देते हैं ना प्लस और माइनस में, और बीच में क्या होता है आपका, ठीक है, वोल्टेज होता है, मान लो EP1, तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। ये कैसे पता चलता है कि इधर ही प्लस करना है और इधर ही माइनस करना है, ऐसा भी तो हो सकता है माइनस प्लस। इस चीज़ को जो डिफाइन करता है वो है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ कि मान लो हमारा यहाँ पर डॉट नोटेशन है, यहाँ डॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, डॉट के पास में प्लस होता है और दूसरी जगह पे अदर साइड पे माइनस होता है। और वैसे ही मान लो कि इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डॉट दिया हुआ है और इसमें यहाँ डॉट दिया हुआ है, तो S1 वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, डॉट के पास में प्लस होगा और अदर एंड पे माइनस होगा ES1, और इसमें क्या होगा, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा ES2। तो इस तरीके से डॉट नोटेशन को यूज़ किया जाता है टू फाइंड द पोलैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दें S2 में, तो जो करंट जाएगा वो प्लस टर्मिनल से बाहर निकलेगा इस तरीके से, और माइनस टर्मिनल, सॉरी प्लस, यहाँ पे गलती हो गई, ES2 में देखो माइनस टर्मिनल है ये और प्लस टर्मिनल ये है, तो प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा लोड की तरफ जाएगा आउटसाइड ऐसा, और लोड से होकर के रिटर्न आएगा माइनस टर्मिनल पर वाइंडिंग में। तो जो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से होगा ऐसा, ठीक है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए ही मतलब किया जाता है कि यहाँ पे डॉट है तो यहाँ प्लस मानते हैं, वहाँ से फिर करंट आउटसाइड जाता है लोड में। तो इस तरीके से ES1 का आप पता करिए, है ना, और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जो ES1 में टर्मिनल 1 है ये और टर्मिनल 2 है, तो जो आउटगोइंग करंट होगा, आउटगोइंग करंट, अगर हम इसको यहाँ पे एक लोड से कनेक्ट कर दें 1 और 2 को, तो जो लोड में, ठीक है, इनकमिंग करंट होगा या वाइंडिंग से जो आउटगोइंग करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। या आप ये बताइए कमेंट में, आप ये बताइए, डायरेक्टली एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि लोड में जो करंट फ्लो होगा इस लोड में, ठीक है, S1 का जो लोड है, S1 के जो लोड में करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ऑप्शन A 1 to 2 होगा, ऑप्शन B 2 to 1 होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं इसका मतलब ये है
कि आप मेरे वीडियो को समझ रहे हैं और आपको ये जो कंसेप्ट है डॉट नोटेशन का वो समझ में आ गया है। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा। ठीक है, S1 है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे 1 टर्मिनल है लोड का और ये 2 टर्मिनल है। तो जो डायरेक्शन होगा करंट का, आउटगोइंग करंट फ्रॉम द वाइंडिंग, आउटगोइंग करंट फ्रॉम द S1 वाइंडिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 1 to 2, 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में आएगा। ये आपको ऑप्शन में बताना है कमेंट करके। तो इस तरीके से हमने सारे जो बेसिक्स थे उनको कवर कर लिया इस वीडियो में। आगे मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। ठीक है, आपको पता है कि पावर प्लांट्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा देखना है आपको। अब मैं ट्रांसफार्मर का जो बेसिक है वो शुरू कर रहा हूँ। बेसिक तो हो गया, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर प्लांट में क्या होता है, हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरेटर क्या करते हैं, कुछ रेटेड वैल्यू पे वोल्टेज पर, जैसे कि 6.6 kV, 11 kV, 33 kV, इन वोल्टेजेस पर क्या करते हैं, वो जनरेशन करते हैं। ये वोल्टेजेस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जनरेटर के द्वारा, तो वो क्या क्या है, 6.6 kV, 11 kV, 33, इन किसी भी एक में हो सकती है ना। अब इसको क्या करना होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। हमारा जो लोड सेंटर है जहाँ हमको यूज़ करना है उस इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ तक पहुँचाना होता है। तो इस पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को पावर प्लांट से लोड सेंटर तक पहुँचाने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, कंडक्टर यूज़ होता है। ठीक है, कंडक्टर लगाते हैं, तार यूज़ होती है। इस कंडक्टर को बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस। तो ट्रांसमिशन लाइंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर्स। ठीक है, जहाँ पे उसको यूज़र, इंडस्ट्रियल यूज़र या डोमेस्टिक यूज़र उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप यहाँ से पावर भेजेंगे, है ना, इन वोल्टेजेस पर, तो क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो पावर है, कुछ पावर इसमें लॉस हो जाता है। इस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, पावर लॉस होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जितना हमने जनरेट किया उतना हम यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है कि यहाँ पर जो पावर है वो क्या बना हुआ है, V इंटू आई से बना हुआ है। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट से। तो हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर पावर में क्या कर दिया जाए, वोल्टेज को, एक मिनट मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, पावर लॉस किसकी वजह से होता है। पावर लॉस होता है I²R की वजह से। ये जो कंडक्टर है इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो अपोज करता है करंट के फ्लो को। तो I²R जो लॉस होता है उसके कारण हीट जनरेट होता है और हीट डिसिपेट हो जाता है। तो जो लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, I²R लॉस होता है। तो अगर हम किसी तरीके से I को कम कर दें तो हमारा जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इसी I को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, V को बढ़ाते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और I को कम कर देते हैं, क्योंकि पावर तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट ही रहना है। अगर पावर को कॉन्स्टेंटली हमको सप्लाई करना है जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वोल्टेज है इसको क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं और करंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमारा जो पावर लॉस है वो कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, और वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और करंट को कम कर रहे हैं। तो ये जो काम है वोल्टेज को बढ़ाने का, ये जो काम है ये किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर की जो ज़रूरत है, नेसेसिटी है, वो ये है कि ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन साइड पर वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करता है। क्या करता है, स्टेप अप, मतलब वोल्टेज को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से हमने क्या किया, पावर ट्रांसफ़र किया जिसमें वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है और करंट की वैल्यू कम है। तो करंट की वैल्यू कम होने से पावर लॉस तो हो गया, पावर लॉस कम कर दिए हम लोग। ठीक है, पावर लॉस को कम कर दिए।
लेकिन जब लोड सेंटर में ये जब आएगा तो हाई वोल्टेजेस पर हमारे जो इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अगर हाई वोल्टेज पर हम इसको यूज़ करते हैं हमारे डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जैसे फ़ैन है, कूलर है, तो उसका वोल्टेज को हमको कम करना पड़ता है। तो लोड सेंटर पर जो वोल्टेज है उसको क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। मतलब कि ट्रांसफार्मर को दो काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। पहला कि यहाँ पर स्टेप अप करने के लिए, स्टेप अप जनरेटिंग स्टेशन साइड पर स्टेप अप कर रहे हैं, ये जनरेटिंग स्टेशन साइड है। और लोड सेंटर साइड पर इसको स्टेप डाउन किया जा रहा है। ठीक है, लोड सेंटर साइड पर इसको स्टेप डाउन किया जा रहा है। तो मेनली ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफॉर्म करने वाला। तो जो क्या करे, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर दे, मतलब कि वोल्टेज का जो लेवल है, ठीक है, लेवल है, उसको या तो स्टेप अप कर दे या स्टेप डाउन कर दे। तो किसी भी एक काम के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। दोनों के लिए अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन साइड पर स्टेप अप करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लोड सेंटर साइड पर जहाँ पर हमको लोड के लिए यूज़ करना है पावर सप्लाई को, वहाँ पे स्टेप डाउन की तरह यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में पावर होता है वो कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज और करंट का लेवल उसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, साथ में एक और टर्म होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर के नाम हैं, ठीक है, वो नाम मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, इसको और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का जो डेफिनेशन भी दिया जाता है वही बताऊँगा। ट्रांसफार्मर को और क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर कहा जाता है कांस्टेंट पावर डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस कहा जाता है। और क्या जाता है, कांस्टेंट पावर डिवाइस कहा तो जाता ही है, और साथ में क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहा जाता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहा जाता है। और साथ में इसको कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी कहा जाता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा कंसेप्ट था, जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करता हूँ, उसके बाद हम लोग जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या किया है, कंक्लूजन दे देता हूँ। ठीक है, देखते जाइए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, जिसमें हमने देखा था जनरेटर, मोटर। ठीक है, जनरेटर्स देखा, मोटर देखा क्या होता है, और कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, डिटेल इसके बारे में पूरा क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारे ट्रांसफार्मर का जो सिलेबस एनालिसिस था वो बताया कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, कितने मार्क्स का ये CSBTU में आता है और कितने मार्क्स का ये कंपटीशन एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले इसका डिटेल मैंने आपको दिया। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेसिक्स के बारे में, इसमें एम्पियर राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इन सब से क्वेश्चन आएंगे आपको ऑनलाइन एग्जाम में, आपको देना है वो। फिर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बताया, फ्लक्स के बारे में बताया, फाई के बारे में, और फाई के बाद मैंने फ्लक्स डेंसिटी बताई, डेंसिटी के बाद मैंने MMF बताया, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में रिसेम्बलेंस है, सिमिलैरिटी है वो बताया, फॉर्मूला बताया, फिर अल्टरनेटिंग नेचर को भी समझाया। इसके बाद हमने देखा जनरेशन ऑफ EMF कैसे जनरेट होता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, और फैराडे का फर्स्ट लॉ बताया आपको, सेकंड लॉ भी आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से सेकंड लॉ होता है इसका। ठीक है, और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो सेकंड लॉ में आता है वो बताया। इसके बाद हमने देखा लेंज लॉ, इसके बाद हमने लेंज लॉ को देखा, लेंज लॉ में ये सारे डिटेल्स देखे। ठीक है, फिर हमने देखा सेल्फ इंड्यूस्ड और आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंडक्शन देखा। फिर हमने डॉट नोटेशन पढ़ा। ठीक है, ये डॉट नोटेशन वगैरह कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ट्रांसफार्मर का, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसी सबसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ध्यान रखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या हमारे जो कोर्स डिटेल वाला वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा।
कोर्स डिटेल का जो वीडियो है आपको यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ से पूरा डिटेल। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, और CSV2 के भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उनके बीच जो कपलिंग है, ठीक है, उस कपलिंग को इम्प्रूव कौन करता है, ठीक है। कपलिंग का मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। ये जो एक वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो लिंक किसके साथ कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो लिंक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी डिग्री को बताता है। लिंक जो हो रहा है उसको ही कपलिंग बोलेंगे। उस कपलिंग का जो डिग्री होता है उसको बताता है हमारा कपलिंग कॉफिशिएंट के, कपलिंग कॉफिशिएंट बताता है, ठीक है। तो वो कपलिंग कब ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, तो वो तब अच्छी होगी जब कोर की जो परमिबिलिटी है वो हाई होगी, मतलब कोर आसानी से मैग्नेटाइज होगा, तभी जो फ्लक्स है इस प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच पाएगा। फ्लक्स जितनी आसानी से यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा और उतना ही EMF इंड्यूस होगा, अच्छा क्वालिटी होगा, ठीक है। तो जो कपलिंग होगी, कपलिंग को बताया जाता है कि जो हमारा कोर है उसकी जो परमिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और परमिबिलिटी अच्छी है इसका मतलब ये है कि जो रिलक्टेंस है, जो फ्लक्स के पाथ में अपोजिशन ऑफर करता है, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो लो रिलक्टेंस होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, लो रिलक्टेंस होगा तभी हमारी जो कपलिंग है दोनों वाइंडिंग की वो अच्छी होगी। रिलक्टेंस लो होने का मतलब है कि फ्लक्स के पाथ में, जो इस कोर में फ्लक्स सेटअप हो रहा है फाई AC, इसके पाथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसको जो रोक रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, जिससे फ्लक्स बहुत अच्छे से क्या होगा इसमें सेटअप होगा और लिंकिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लिंकिंग ज़्यादा अच्छी होने का मतलब ये है कि उसकी जो कपलिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। तो ये आपका इसमें कंसेप्ट मैंने बताया आपको। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जो हमारा क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस देख लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन था, ठीक है, इसमें पहला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा विल इम्प्रूव कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो कपलिंग है उसको इन ऑप्शंस में से कौन सा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। हिंदी वाले उनके लिए डरने की बात नहीं है, मैं उसको हिंदी में भी समझाऊंगा। ट्रांसफार्मर ऑयल हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड तो ये तो रॉन्ग है। हाई रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कोर, जो मैग्नेटिक कोर हम देख रहे थे इस बॉक्स टाइप का जो था, इसका रिलक्टेंस हाई होना, तो ये हाई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वाइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, जो वाइंडिंग मटेरियल है मतलब कि जो वाइंडिंग है आपकी कॉपर की वाइंडिंग होती है, उसका रेजिस्टेंस हाई होने से इसकी कपलिंग अच्छी होगी, ये भी रॉन्ग है। लो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कोर, लो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कोर, तो जो मैग्नेटिक कोर का जो रिलक्टेंस है वो लो होना चाहिए, है ना, तो ये हमने पढ़ा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, डी। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका SSC JEE 2009 में, SSC JEE 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये SSC या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस कॉन्सेप्ट से दूसरे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, ये SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है। वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का किस पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है कूलम्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है फैराडेज लॉ, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर्स लॉ और चौथा ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ। चलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा 2018 और जो भी ऑप्शन है आपका, जो भी कूलम ऑप्शन है या न्यूटन है एम्पियर है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना समझे इस क्वेश्चन से, तो वो आप कमेंट में बताइए। फिर तीसरा इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, 2018 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चेंजेस AC टू DC, AC को DC में चेंज करता है, गलत। ट्रांसफार्मर चेंजेस DC टू AC करता है क्या, नहीं, गलत। स्टेप अप, स्टेप्स अप करता है, स्टेप्स अप या स्टेप डाउन करता है, क्या लिखा है, DC वोल्टेज।
तो डीसी वोल्टेज को नहीं करता भैया, डीसी वोल्टेज को नहीं करता। किसको करता है? स्टेप्स अप और डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट। एसी वोल्टेज और करंट को ही स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर कंडक्टिवली लिंक्ड। कंडक्टिवली मतलब जैसे दो वायर हैं, एक वायर ए है मेरा, ठीक है, और ये वायर बी है। तो कंडक्टिवली लिंक्ड मतलब ये वायर के साथ ही जोड़े जाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है? फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकली लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो कंडक्टिव लिंक तो नहीं होता हमारा प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आपने देखा भी है कि यहाँ पे किसी भी तरह से कंडक्टिवली लिंक्ड नहीं है। यहाँ पे तो कोर मटेरियल है और उसमें एक साइड ये बंधा है, एक साइड ये बंधा है, आपस में कनेक्ट है क्या? नहीं है। दूसरा ऑप्शन इंडक्टिवली कपल्ड, इंडक्टिवली लिंक्ड, सॉरी इंडक्टिवली लिंक्ड, हाँ, तो ये इंडक्टिवली लिंक्ड है क्योंकि इंडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, ये इंड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे ईएमएफ, इंडक्टिवली लिंक्ड है ये, क्योंकि ये कोर से मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एक मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? इंडक्टिवली लिंक्ड। मैग्नेट में क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, इंडक्टिवली ये लिंक्ड है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस। जो स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है वो क्या इंक्रीज करता है? पावर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या करंट? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए पीआई होता है, ये स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप अप में क्या हो रहा है? वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, करंट को कम किया जा रहा है, पावर हमारा कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस, आई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस वोल्टेज, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहता है, करंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल नॉट ट्रांसफॉर्म। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफॉर्म नहीं करता? पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज? पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज, किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म नहीं करता? तो देखिए पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं करता और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, बाकी करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 और 3, पावर और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, विल नॉट, नॉट देखिए आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप के आपके फंडामेंटल्स जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे। आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा ऑनलाइन एग्जाम का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप देख पाएंगे और इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ़ी नहीं है, सब कुछ फ्री है, तो आप जाकर वो कर सकते हैं। अब देखिए CSVTU में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। EMF इक्वेशन पूछा जाता है 10 नंबर का, उसका डेरिवेशन आता है, साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाते हैं। दूसरा फेजर डायग्राम बताया जाता है, ऑन लोड कंडीशन पर, है ना, लैगिंग लोड या लीडिंग लोड दे दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव भी नाम यूज़ किया जाता है, और फेजर डायग्राम पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का। तीसरा जो है OC और SC टेस्ट, है ना, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पूछा जाता है, कैसा होता है, या तो इसके डेटा दे दिए जाते हैं, OC टेस्ट में डेटा दे देते हैं वोल्टेज, करंट और पावर का, और यहाँ पर भी SC टेस्ट का भी दे देते हैं, और पूछते हैं कि उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती है करंट वोल्टेज के टर्म्स में, वो निकालनी होती है, पैरामीटर्स निकालना होता है, सर्किट का पैरामीटर, है ना। फिर ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, इसके बारे में है। फिर लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो होता है कंडीशन, वो पूछा जाता है बार बार, ऑल्ड एफिशिएंसी, इन सब का न्यूमेरिकल होता है। फिर एक ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चन इसमें आता है रेगुलरली। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके CSVTU के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको भी पूरा कवर करेंगे। और ये जो आज का वीडियो है ये आप दोबारा भी देखिए, दोबारा देख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आज का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, आफ्टर 9 PM ये आपको देना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेसिक्स लिखा होगा उसमें, ट्रांसफार्मर, लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर बेसिक्स, ये वाला एग्ज़ाम आपको देना है आज, ठीक है। 9 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा, आप 9 बजे के बाद कभी भी दे सकते हैं। आप मेरा मानिए तो आज पूरा प्रिपेयर करिए और कल सुबह 9 बजे दे दीजिए पेपर। 10 से 15 क्वेश्चन के बीच होंगे और एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 36 सेकंड आपको दिए जाएंगे।
और जो क्वेश्चन होंगे जो आज मैंने वीडियो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग विथ अस बिकॉज योर गोल इज आवर ड्रीम। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। पूरा ट्रांसफार्मर, पूरा इलेक्ट्रिक मशीन का मैं पूरा कोर्स आपको कराऊंगा डे बाय डे, और इसी तरीके के जो वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे। चलते ठीक है, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।